हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो अभी शारीरिक विकास का ही टॉपिक 2-3 दिन से चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हमारा इसी में क्या होगा, बाल्यावस्था को पढ़ेंगे, जिसमें आप जानते हो अभी तक हमने शारीरिक विकास में आपको विशेषताएँ पढ़ाई, उसके महत्व के बारे में बताया, उसके साइकिल चक्र के विषय में बताया कि क्या क्या होती है शारीरिक विकास में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको नवजात शिशु का विकास पढ़ाया था। ठीक है, नवजात शिशु का शारीरिक विकास पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको किसका, चाइल्डहुड का जो शारीरिक विकास होता है वो पढ़ाया था। ठीक है, तो हमने आपको ये दो चीज़ें क्लियर कर दी। आज हमारा जो बाल्यावस्था होता है ना, बाल्यावस्था के विषय में आप जानते हो बाल्यावस्था दो तरीके की होती है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो आज हम दोनों का विकास कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ बताते चल रहे हैं, किशोरावस्था का विकास हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किशोरावस्था जो है पूरा अपने विषय में एक अच्छा मतलब इसमें स्टडी है करने के लिए। किशोरावस्था में अच्छे अमाउंट में प्रश्न भी आते हैं और किशोरावस्था एक टॉपिक पूरा अलग से दिया हुआ है बुक में। तो हम किशोरावस्था में ही शारीरिक विकास पढ़ लेंगे, जिससे आपका समय भी बच जाएगा और एक ही क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको 10 जगह किशोरावस्था के विषय में लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा शारीरिक विकास कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 3 दिन से यही टॉपिक चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि हर एज का विकास हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप नए आए हो, आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट जुड़े थे। ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ होम साइंस के ही लोग जुड़ें। मैं सबसे ज़्यादा होम साइंस जो है मेरा एक पैशन है, पढ़ाना, अपने विषय को पढ़ाना, बस मुझे वही पसंद है। मैं नहीं चाहती इधर उधर की वीडियो बस बनाना, लेकिन मेरी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मेरा भी एक टारगेट है, एक समय है, वो पूरा नहीं हो रहा है। इस वजह पर से उस पर मुझे व्यूज़ मिलते हैं, तो मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ को उस दिन डाल दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा व्यूज़ टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर तो हम पढ़ा ही रहे हैं। और आपको तो एक वीडियो रोज़ दे रहे हैं ना, तो फिर आप लोग परेशान क्यों होते हो कि मैसेज करते हो कि मैम आप मोटिवेशनल वीडियोस बहुत बनाती हो, ये है वो। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको अगर वो वीडियो नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, जो लोग देख रहे हैं उन्हें देखने दो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मोटिवेशन अच्छा लगता है, दूसरा अगर कुछ कह दे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट होते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, तो उनके लिए वो सही है। आप अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आपको तो मैं डेली एक वीडियो दे रही हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही। सुबह 8 बजे सबसे पहले आप ही की वीडियो आती है, उसके बाद वो वीडियो तो शाम तक मैं डालती हूँ। समय मिलता है तो नहीं मिलता है तो वो भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास। ओके, परेशान होने वाली बातें नहीं है ये सब, थोड़ा बहुत समझो आप हमारी भी परिस्थिति को। हमारा भी एक समय है जिस समय में हमें टारगेट पूरा करना है। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हमें कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ तो कुछ प्रयास करेंगे नहीं करेंगे। आप लोग भी क्यों तैयारी कर रहे हो? नौकरी ही तो लेनी है, नौकरी में क्या आएगा, पैसा ही तो आएगा। ठीक है, तो समझा करो, अपनी तरह ही समझा करो दूसरे के लिए। ठीक है, आप लोग परेशान हो जाते हो, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो आज हमारा जो है बात करेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे। अवस्था के विषय में जानेंगे। बाल्यावस्था आप जानते हो जो अवस्था होती है वो कब कितनी होती है, 2 से कहीं कहीं 12 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं 3 से 12 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, 3 से 12 वर्ष या 2 से 12 वर्ष मानी जाती है। इसको हम दो तरीके से, जो बाल्यावस्था होती है उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 5 वर्ष। ओके, ऐसे ही इसको किया जाता है, कहीं कहीं 3 से 6 वर्ष दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बाल्यावस्था के विषय में बोला जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो उत्तर बाल्यावस्था है, तो उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था में भी सही सेम चीज़ आती है। कहीं कहीं 5 से 12 वर्ष माना जाता है, कहीं कहीं 6 से 12 वर्ष माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मतलब आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलेंगी। मतलब हर चीज़ की दो टाइमिंग है। बाल्यावस्था की भी 2 है, 2 से 12 वर्ष या 3 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की भी 2 है, 2 से 5 वर्ष या 3 से 6 वर्ष। और ऐसे ही आपकी जो उत्तर बाल्यावस्था है उसकी भी है 5 से 12 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये दोनों ही डेट पूछ ली जाती है। तो बात करते हैं हम शारीरिक विकास की। ये जो शारीरिक विकास होता है बाल्यावस्था में वो बचपनावस्था से सदैव कम होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था शारीरिक विकास 4 अवस्थाओं से गुजरता है। हमने पहली अवस्था में आपको क्या बताया था, हमने कहा जन्म से। ठीक है, नोट करिएगा और आपने कर भी लिया होगा अगर करते होगे। 2 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें विकास की जो तीव्रता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, मतलब विकास तीव्र गति से होता है। कब? जन्म से। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा एक बच्चा जो बिल्कुल दूसरों पर डिपेंड है, पैदा हुआ है, ठीक है, दूध भी माँ से लेकर पीता है, ओके, खुद कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चा 2 साल में दौड़ने लगता है। तो ये तीव्र विकास की देन है नहीं है। ठीक है, चलने तो लगता ही है अगर दौड़ने नहीं लगता है। ठीक है, उठना बैठना, उसके दांत निकल आते हैं जो मसूड़े के अंदर दबे होते हैं, वो बोलने लगता है, वो हंसने लगता है, वो मुस्कुराने लगता है। तो ये तीव्र विकास होता है। यहाँ पर अगर हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अगर बात करेंगे 2 से 12 वर्ष, ठीक है,
ओके, या 2 से बात करते हैं यहाँ पर 11 वर्ष, ठीक है, या तो 2 से 12 वर्ष या 2 से 11 वर्ष। तो यहाँ पर विकास की गति क्या होती है, क्या होती है, स्लो हो जाती है। वही चीज़ तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक की अवस्था है, ठीक है। तो 2 से 12 वर्ष तक की होती है बाल्यावस्था। तो 2 साल तक तो तीव्र तीव्र तरीके से बहुत तेजी में विकास होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते भी होंगे, जो 4th या 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, 6th क्लास तक के बच्चे होते हैं, वो काफ़ी समय तक आपको ऐसा लगेगा वो एक ही, मतलब उनकी ना हाइट बढ़ती दिखेगी, ठीक है। जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें हाइट आपको बढ़ती दिखेगी, ना मोटापा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। धीरे धीरे उनमें मतलब बहुत स्लो स्लो अंदर ही अंदर डेवलपमेंट चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर दिखता कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत नॉर्मली दिखता है। तो यहाँ पर क्यों कम दिखता है, क्योंकि विकास ही तीव्र नहीं हो रहा होता, हल्की गति से हो रहा होता, तो वो दिखता भी नहीं है। फिर आप जानते हो, जैसे ही 11 को क्रॉस करते हैं बच्चे, 11 से 15 वर्ष की अवस्था में आते हैं, तो आपको एकदम से वो जवान लगने लगते हैं। वही लड़के लड़कियां, अगर आप 2 साल उन्हें नहीं देखो और वो एकदम से आपके सामने आ जाएं, तो आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे 2-3 साल बाद ही। तो आपको कह रहे ये वो भी, वो मतलब देख के चेहरे से तो पहचान लोगे, लेकिन आपको लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने महसूस की होंगी ना। तो ये ऐसे ही इसको समझो, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फिर से विकास की गति तेज हो गई। मतलब कहाँ पर, 11 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था में विकास की गति काफ़ी तेज हो जाती है। फिर चौथी अवस्था क्या होती है, 4 अवस्थाएं बताई। चौथी अवस्था में क्या होती है, 15 से 18 वर्ष तक विकास की गति फिर से स्लो हो जाती है। तो इसमें एक लय चलती है, कभी कम होता है विकास, कभी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमने कौन सी एज ग्रुप पढ़ी है यहाँ पर, 2 से 12 वर्ष पढ़ रहे हैं ना हम। अभी तो हम इससे भी कम पढ़ रहे हैं, कौन सी, 2 से 5 वर्ष पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पूर्व बाल्यावस्था को पढ़ रहे हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था की पहले ना, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, 2 से 5 वर्ष, ओके। तो इसको 2 से 5 वर्ष लिख लीजिएगा। तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में भी विकास की गति क्या होती है, स्लो रहती है, कम रहती है। किसके मुकाबले, जो इससे पहले हमने 2 साल वाली अवस्था पढ़ी थी, बचपनावस्था, उससे, ठीक है ना। क्योंकि बचपनावस्था खाली जो आपकी होती है, वो होती है 3 सप्ताह से लेकर, क्योंकि 3 सप्ताह से पहले 2 सप्ताह तक की अवस्था नवजात अवस्था होती है, ठीक है। तो 3 सप्ताह से बात करेंगे 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, वो बचपनावस्था होती है, और इससे स्लो विकास होता है। इस समय जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी बढ़ती है इसमें बच्चे की। तो 7.5 सेमी जो है लंबाई यहाँ पर बढ़ती है बच्चे की, लेकिन कैसे, वार्षिक रूप में बढ़ती है ये। जैसे कि ये नहीं कि 7.5 सेमी बढ़ गई और बात खत्म हो गई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कहाँ से, 2 से 5 वर्ष या 2 से 6 वर्ष की होती है ना बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो 3 साल, जो 3 साल है, तो यहाँ पर हर साल इसी हिसाब से बढ़ेगी। 7.5 सेमी तक इस 1 साल में बढ़ गई, फिर 7.5 सेमी अगली साल बढ़ेगी, फिर 7.5 सेमी अगली साल बढ़ेगी। तो ये वार्षिक रूप से इतनी इतनी हाइट इनकी बढ़ेगी, ठीक है। तो 6 वर्ष तक जब ये होंगे तो इनकी कितनी हो जाएगी, 48.5 इंच ये लंबाई इनकी पूरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कहीं कहीं बाल्यावस्था 5 वर्ष तक का है, कहीं 6 वर्ष तक का है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 48.5 इंच हो जाएगी। लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में यहाँ पर भिन्नता नहीं दिखाई देती है। मतलब जैसे लड़की की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, उसी तरीके से लड़कियों, क्योंकि विशेष यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता, तो वो दोनों सेम ही दिखते हैं। यौन विभिन्नता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। वंशानुक्रम तथा पोषण का प्रभाव लंबाई पर पड़ता ही पड़ता है। ये तो हर जगह लागू होगा कि जो लंबाई है, चाहे रंग रूप है, चाहे आकार है, कुछ भी है, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। आपके वंशानुक्रम, आपके रहन सहन, आपके वातावरण, आपके खान, इन सब का असर तो पड़ना ही पड़ना है आपके हर तरीके के विकास में, ठीक है ना। तो लड़के तथा लड़कियों में विभिन्नता भी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। बात करेंगे वजन की। इस समय बालक की अधिकांश शक्ति चलने, फिरने, खेलने, कूदने में व्यय हो जाती है, जिससे भार क्या होता है, काफ़ी धीमी गति से यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर विकास नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा भार, 2 से 6 वर्ष तक की अगर बात करें तो 3 से 5 पाउंड यहाँ पर वजन बढ़ेगा मात्र, ओके। और उसके बाद बात करें तो 6 से 7 वर्ष की अवस्था में लड़के भार में लड़कियों से कुछ अधिक हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा जब 6-7 वर्ष की अवस्था में। क्यों, क्योंकि अभी हमने एक शब्द बोला आपसे कि जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनमें कोई किसी भी तरीके की विभिन्नता नहीं पाई जाती, मतलब दोनों एक जैसे ही विकास कर रहे होते हैं। लेकिन 6 से 7 वर्ष की अवस्था में लड़के का जो भार होता है लड़कियों से कुछ अधिक दिखाई देने लगता है, ठीक है। 6 से 7 वर्ष, लेकिन 6 से 7 वर्ष आया ना, तो 6 वर्ष तक तो पूर्व बाल्यावस्था हुई, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में हम यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन अभी हम पूर्व बाल्यावस्था ही रहे, बस यहाँ
यहाँ पर समझाने के लिए लाइन लिखी थी, तो हमने बता दिया आपको। भार पर भी कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर और वंशानुक्रम तथा पोषण का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो भार हो या फिर लंबाई हो, इन सब पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए व्यक्ति को खान पान और अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखना चाहिए। हर व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भी हमारे, क्योंकि वंशानुक्रम से ही सीखते हैं, सही हों, ठीक है। हॉलिंगबर्ग की एक परिभाषा है, इस विषय में पढ़ लीजिएगा। बुद्धिमान बच्चे अपनी लंबाई के हिसाब से भार में अधिक होते हैं, ठीक है, ओके। और अगर हम बात कर मतलब बुद्धिमान, इन्होंने जो बोला है, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं अपनी लंबाई के हिसाब से भार में अधिक होते हैं, और बच्चों का वजन गर्मी के कारण प्राय घट जाता है और ठंडे मौसम में कुछ बढ़ जाता है। तो मेन लाइन इनकी ये पहली वाली है, ठीक है। लंबाई के हिसाब से ये भार में अधिक होते हैं। कौन से बच्चे? जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं लंबाई के हिसाब से यहाँ पर भार में अधिक होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, ये एक डेफिनेशन है। माह में एक बार प्रत्येक माता पिता को शिशु का क्या कहते हैं, वजन जरूर तुलवाना चाहिए। वजन तुलवाने से फायदा ये हो जाएगा, अगर विकास बहुत तेज गति से हो रहा है तो भी वो डॉक्टरी सलाह ले सकता है। क्यों? कई बार हार्मोनल इशू की वजह से, आपको हमने बताया भी था, जैसे भीमकाय जो शरीर हो जाते हैं, ठीक है, भीमकाय हो जाते हैं ना लोग, एक्रोमेगेली अवस्था आ जाती है, कहते हैं लंबाई अधिक बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है भाई, जो ग्रंथियां होती हैं हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन का सीक्रेशन कर देती हैं वहाँ पर, ठीक है। थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, जिस वजह से जो लंबाई है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो डॉक्टरी सलाह से वो उसका उपचार कर सकती है। और अगर विकास नहीं हो रहा है सही से, हाँ, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है सही से, लंबाई सही से नहीं बढ़ रही है, तो उससे संबंधित भी कुछ उपाय होंगे जो डॉक्टर जरूर उन्हें मतलब सजेस्ट करेगा। तो इसीलिए डॉक्टरी सलाह लेनी यहाँ पर अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं आगे शारीरिक अनुपात की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? शारीरिक अनुपात की, बॉडी प्रोपोर्शन की बात करेंगे। 16-17 वर्ष वर्ष तक क्या होता है, शरीर के सभी अंग एक निश्चित अनुपात में आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं 16-17 वर्ष का जो बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, या लड़का होता है या लड़की होती है, वो पूरे प्रॉपर क्या होते हैं, आपको बॉडी, उनका स्ट्रक्चर सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन लगते हैं, मतलब एकदम तंदुरुस्ती आ जाती है और हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, सीना कहते हैं मतलब खूब चौड़ा हो जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर निश्चित अनुपात में सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो बात करें अनुपात का परिवर्तन कैसे होता है, पहले तो सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, और अंत में हाथ और पैरों का होता है। जो अनुपात का परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये अनुपात का परिवर्तन पढ़ रहे हैं ना, शारीरिक विकास में जो अनुपातों में परिवर्तन होता है, तो उसको पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले कहाँ पर होता है, सिर का विकास होता है, फिर धड़ का होता है, फिर अंत में हाथ का होता है, फिर पैर का होता है, मतलब ये क्रम से चलता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं आपका शारीरिक विकास में जो अनुपात पढ़ रहे हैं, उसमें हम सिर की बात करेंगे। मतलब ये 4 आपको पढ़ने होंगे, एक तो सिर पढ़ना होगा, दूसरा आपको चेहरा पढ़ना होगा, ठीक है, चेहरा पढ़ना होगा, फिर धड़ पढ़ना होगा, धड़, और फिर क्या पढ़ना होगा, धड़ के बाद आपको हाथ और पैर पढ़ने होंगे, ठीक है, हाथ और पैर। तो ये 4 इसमें आते हैं शारीरिक अनुपात में आपके। तो सिर को पढ़ लेते हैं पहले। सिर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जन्म के समय सिर का क्षेत्रफल संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल का 25% होता है। हमने आपको बताई भी थी, कितना होता है, 1:4 होता है। मतलब पूरा शरीर का जो अनुपात और सिर का अनुपात कितना होता है, 1:4 होता है। तो कितना हो गया, 25% हो गया, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया है हमने, संपूर्ण क्षेत्रफल का बचपन की बात कर रहे हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब 25% होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में ये 13% ही रह जाता है, ठीक है। सिर का अनुपात कितना रह जाता है, 13% ही रह जाता है, ओके। इसी प्रकार जन्म के समय अगर चेहरे और सिर की गोलाई की अगर हम बात करते हैं, तो जन्म के समय जो चेहरा और सिर की गोलाई होती है वो 8:1 होता है। मतलब चेहरा कितना होता है, 8 भाग, और सिर कितना होता है, पूरा 1 भाग होता है, ठीक है। उसमें मतलब चेहरा ही चेहरा आपको दिखता है, ओके। 5 वर्ष की अवस्था में ये घटकर कैसा हो जाता है, 5:1 रह जाता है। चेहरा और सिर की बात हो रही, चेहरा 5 हिस्सा और सिर 1 हिस्सा रह जाता है, ठीक है। तो ये अनुपात में ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन सकते हैं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ओके। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में चेहरा छोटा और अधिक विकसित, यहाँ पर अधिक विकसित होगा, ठीक है। सिर की बात हो गई, चेहरे की बात करेंगे। शरीर का आनुपातिक विकास ऊपर से नीचे के क्रम में होता है, अतः सिर के विकास के बाद चेहरे के अनुपात में यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो अनुपात में जो विकास होता है, जो आनुपातिक विकास आपसे कहा जाता है, वो कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। मैंने क्या बताया, सिर में होता है, सिर के बाद चेहरे पे आता है, चेहरे के बाद धड़ पर आता है, उसके बाद हाथ और पैर पे आता है। तो ये क्या एक क्रम चल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर विकास आपका अनुपात में आ रहा है। जन्म के समय सिर की तुलना में चेहरा कैसा होता है, छोटा दिखाई देता है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक दिखाई देने लगता है, ठीक है, क्योंकि दूध के अस्थायी दांत यहाँ पर निकल आते हैं, ठीक है, जिससे चेहरा कैसा होता है, भरा हुआ और विकसित प्रतीत
प्रतीत होने लगता है। तो ये लाइन याद रखिएगा। जन्म के समय क्या होता है, सिर की तुलना में चेहरा छोटा होता है। जन्म के समय सिर आपको बड़ा दिखता है, चेहरा छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, 5 से 6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि दूध के अस्थायी दांत हमारे निकल आते हैं, जिस वजह से चेहरा भरा हुआ और विकसित प्रतीत होने लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 3 से 4 वर्ष तक बच्चों की नाक छोटी तथा चपटी दिखाई देती है। 3 से 4 वर्ष तक बच्चों की नाक कैसी दिखती है, छोटी तथा चपटी दिखाई देती है। किंतु 5 से 10 वर्ष की अवस्था में नाक का विकास तीव्र गति से होता है। और ये लाइन याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 14 वर्ष की अवस्था में नाक का विकास पूर्ण हो जाता है। मतलब अगर पूछा जाए, जैसे सिर का पूछा गया है, मतलब मस्तिष्क का विकास पूछा गया है, तो कहते हैं 6 वर्ष या 8 वर्ष। ऐसे नाक का पूछा जा सकता है, भी प्रश्न बन सकता है। तो 14 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। 3 नंबर की बात करेंगे, ट्रंक या धड़ की बात करेंगे। चेहरे की बात, धड़ और कंधों का विकास होता है। जन्म के समय गर्दन, सिर, धड़ के बीच स्पष्ट नहीं होती है। जो गर्दन होती है वो जन्म के समय कतई दिखती नहीं है, बस खाली सिर दिखता है और आपको नीचे का हिस्सा दिखता है। क्यों? गर्दन जो होती है बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है ना, नाजुक होती है, बहुत लचीली होती है, ठीक है ना, तो इसलिए और अंग दिखते हैं पर गर्दन जो है नहीं दिखती है। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था तक ये स्पष्ट रूप से आपको गर्दन दिखाई देने लगेगी। आगे हम बात करेंगे 6 वर्ष का पूर्ण होते होते धड़ की लंबाई और चौड़ाई जन्म की अपेक्षा 2 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष तक हमने क्या बताया, जो धड़ की लंबाई की बात हो रही है, संपूर्ण लंबाई की बात नहीं हो रही, जो धड़ होता है ना बीच का हिस्सा, तो धड़ की बात हो रही है। 6 वर्ष का पूर्ण होते होते धड़ की लंबाई और चौड़ाई जन्म की अपेक्षा कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। ठीक है, भार की बात नहीं हो रही, शारीरिक भार की बात नहीं हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है। ओके, वो भी आपका 4 महीने या फिर 6 महीने में जो वजन भी होता है, भार भी होता है, वो भी दुगना हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ जन्म के समय बच्चों की छाती गोलाकार होती है, जबकि 4 से 5 वर्ष की अवस्था में क्या होगा, ये पतली और चपटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, जो हमारी इसमें जो हम शारीरिक अनुपात पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट पॉइंट होगा। हाथ और पैर, हैंड और लेग्स का शारीरिक अनुपात पढ़ेंगे। शरीर के सभी अंगों के अनुपात में हाथ और पैरों का विकास सबसे बाद में होता है, क्योंकि आप जानते हो जब बच्चा पैदा होता है तो हाथ पैर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मुड़े हुए से रखते हैं। ठीक है ना, और ये हमने पढ़ा भी है। जन्म के समय हाथ छोटे, पैर लंबे होते हैं। जन्म के बाद प्रथम 2 वर्षों में हाथों की लंबाई तेजी से बढ़ती, मतलब 2 वर्षों में हाथों की लंबाई तेजी से बढ़ती है और 8 वर्ष की अवस्था में बढ़कर जन्म के ये 1.5 गुना हो जाते हैं। तो इतने छोटे छोटे प्रश्न अभी हमें नहीं लगता इतना डीपली पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो सिलेबस में ये चीज़ें छोड़ी नहीं जा सकती। यही चीज़ें तो अगर ये छोड़ देंगे तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए आप नोट कर लो, और मैं ये नहीं कहूँगी भाई पढ़ो नहीं, इन्हें पढ़ो और समझो, क्योंकि पेपर टफ हुआ तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है ना, तो 8 वर्ष की अवस्था में हमने क्या बताया, बढ़कर ये जन्म की 1.5 गुना हो जाते हैं। जो हाथों की लंबाई होती है उसकी कब हो जाती है, 2 गुनी, 8 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 8 वर्ष की अवस्था में जो हाथ होते हैं जन्म से 1.5 गुना हो जाते हैं। ओके, 2 वर्ष की अवस्था तक पैर कितने, 40% विकसित होते हैं। 2 वर्ष में पूछा जाए पैर कितने विकसित होते हैं, 40%। और यहीं पर बात करें अगर 8 वर्ष में पूछा जाए पैर कितने विकसित होते हैं, तो ये 50% विकसित हो जाते हैं। किसके मुकाबले, जन्म के मुकाबले। ठीक है, जन्म हुआ था तो बहुत नाजुक थे पैर, लेकिन इससे 50% विकसित हो जाते हैं कब, 8 वर्ष में। ठीक है, लेकिन अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं। नाड़ी संस्थान का विकास, अच्छा नाड़ी संस्थान का जो ये विकास आया है, इसमें जो ये नंबर पड़ा है ना, ये नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये नंबर जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 5 नंबर नहीं होगा। हमने पढ़ा अभी शरीर अनुपात पढ़ा ना, शरीर का अनुपात पढ़ा, शारीरिक अनुपात पढ़ा 3 नंबर, तो ये 4 नंबर होगा आपका। ठीक है, ये 4 नंबर होगा, क्योंकि अभी तक हम सब पॉइंट पढ़ रहे थे तो यही मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया, नंबर डालती चली गई। 4 नंबर होगा नाड़ी संस्थान का विकास। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में तीव्र विकास, उसके बाद मंद हो जाता है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जो नाड़ी संस्थान का विकास है वो तेज गति से होता है, उसके बाद ये स्लो हो जाता है। 8 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क जो है लगभग परिपक्व हो जाता है, लेकिन विकास किशोरावस्था तक चलता है। तो मस्तिष्क तो वैसे भी आपने ये प्रश्न भी आया है कि 6 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण परिपक्व हो जाता है, यहाँ 8 वर्ष दे रहे हैं, लेकिन आपको कि पूरा विकास हो जाता है वो आपका किशोरावस्था तक चलता है। क्योंकि अगर पूरा ही विकास हो जाए यहाँ पर, तो फिर किशोरावस्था में जो हम लोग गलतियाँ करते हैं वो क्यों होती हैं, हम लोग समझदार होने चाहिए, है ना। तो विकास आपका पूर्ण वहीं पर होता है। श्वसन तंत्र के विकास की अगर हम बात करें तो श्वसन तंत्र में कुछ भी ज़्यादा विशेष नहीं है, थोड़ा सा लिख दिया है मैंने। वैज्ञानिकों के मतानुसार लड़कियों की श्वसन गति लड़कों की तुलना में कुछ पहले ही परिपक्व हो जाती है, और 2 वर्ष की आयु में फेफड़े का और सिर का विकास लगभग बराबर होता है। अभी ये जो चीज़ अभी हमने बोला आपका वही चीज़ है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के विकास की बात कर लेते हैं, हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार लड़कियों की श्वसन गति लड़कों की तुलना में कुछ पहले ही
परिपक्व हो जाती है। ठीक है, किसकी? लड़कियों की श्वसन गति लड़कों से ज़्यादा परिपक्व होती है। 2 वर्ष की आयु में फेफड़े और सिर का विकास जो होता है बिल्कुल लगभग बराबर होता है। जितना विकास सिर का होता है उतना ही फेफड़ों का यहाँ पर होता है। बात करेंगे क्वेश्चन आगे की हम पॉइंट नंबर जो हमारा श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे थे अभी, श्वसन तंत्र का जो नंबर था वो क्या था? अभी 7 नंबर था ना। अब हम बात करेंगे 8 नंबर की। ठीक है, 8 नंबर की बात करेंगे। ये 6 था, ये 7 नंबर की बात करेंगे। मांसपेशियों तथा वसा ऊतकों का विकास। तो मांसपेशियां आप जानते हो हमारे शरीर को क्या करती है? सुडौलता, आकार वगैरह प्रदान करती हैं। और मांसपेशियों से चिपके होते हैं क्या? वसा ऊतक। ठीक है, तो इससे भी कहीं ना कहीं गतिशीलता हमें मिलती है, शक्तिशाली बनाती है मांसपेशियां हमारे शरीर को। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। इसमें हम बात करेंगे जो मांसपेशीय और वसा ऊतक का जो अनुपात होता है वो 3 प्रकार से व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। हालांकि ये भी हम जब तत्व विकास पढ़ेंगे तो इनको भी हम डीपली पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जो मांसपेशीय तथा वसा ऊतकों का विकास होता है तो उसमें 3 तत्व जो होते हैं, 3 व्यक्तित्व विकास महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है मीसोमॉर्फिक, दूसरा होता है एक्टोमॉर्फिक और तीसरा होता है एंडोमॉर्फिक। मीसोमॉर्फिक के विषय में आप अच्छे से जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। ये वो लोग होते हैं जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, मतलब जो एक बार सोच लेते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मांसपेशियां बड़ी और शक्तिशाली होती हैं। भाई शरीर से ये हष्ट पुष्ट होते हैं, गठीला शरीर होता है, मजबूत हड्डियां होती हैं। ठीक है, इनका जो पर्सनालिटी होता है वो प्रभुत्वशाली होती है। व्यक्तित्व इनकी कैसी होती है? स्पष्टवादी होती है बिल्कुल। ठीक है, देखने से ही मतलब अलग ही फीलिंग आती है ना, जो मतलब कह सकते हैं पूरे बिल्कुल डेवलप्ड लगते हैं देखने में। पूरे ऐसा लगता है बॉडी देख के ही आपको लगेगा ये बहुत समझदार लोग हैं, मतलब वो वाला पर्सनालिटी होती है ये। अब आप ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे हम कहते हैं मीसोमॉर्फिक। दूसरा नंबर पर आता है एक्टोमॉर्फिक। ये वो लोग होते हैं लंबे पतले, थोड़े से चिड़चिड़े से। मांसपेशी और वसा का इनका कभी भी अनुपात जो होता है सही नहीं होता। मांसपेशी और वसा का अनुपात इनमें कभी भी सही नहीं होता है। इनका व्यवहार जो होता है आत्मसमर्पणकारी होता है। वैसे बड़े घर में ये बहुत शेर बनने वाले लोग होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन बाहर कैसा होता है, अगर कोई बात आ गई तो बस हाथ पैर छोड़कर फेंक बैठ जाने वाले हैं कि बस हमें गलती खुद की भी नहीं है तो भी हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे कि हम बस यहाँ से छूटे, क्योंकि ये बहुत थोड़े डरीले टाइप के लोग होते हैं। ठीक है ना, शक्तिहीन लोग होते हैं, मांसपेशियां पतली लंबी होती हैं। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, दुबले पतले या कमज़ोर मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो उनको। आगे आता है एंडोमॉर्फिक की अगर हम बात करें तो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति जो होते हैं छोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, जिनका पाचन तंत्र बहुत विकसित होता है, खाते पीते मस्त रहते हैं ना, एंडोमॉर्फिक जिन्हें मोटे या थुलथुले भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये वो वाली पर्सनालिटी होती है। ओके, लेकिन थोड़े ये भी क्या होते हैं, इनका भी शरीर शक्तिहीन होता है। ये खाते पीते मस्त तो रहते हैं, लेकिन ज़्यादा खाना पीना भी शरीर में क्या करता है, चर्बी जमा देता है, जो कि हमारी मांसपेशियां फिर बेकार हो जाती है। वसा का अनुपात बहुत अधिक हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं ज़्यादा कोई काम, मतलब फिजिकली हम उतने एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, कोमल और गोलाकार शरीर के ये लोग होते हैं, मोटे ताजे। तो ये वाली जो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है वो मांसपेशियां और वसा ऊतक के कारण ही यहाँ पर डिफाइन होती है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर आपको हमने बताया कि बहुत तेज़ी से तो विकास होता नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर भी विकास बच्चों का हो चुका होता है। ठीक है ना, थोड़ी सी बात हम यहाँ पर और कर लेते हैं। जो बच्चों का विकास होता है तो 5 से 6 वर्ष की अवधि में जो होता है शारीरिक अनुपात के अनुसार मतलब इनका विकास बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और जब विकास सही हो जाता है तो ये अपने आप को काफ़ी शारीरिक शक्ति से भरा हुआ महसूस करते हैं। शारीरिक शक्ति से भरा हुआ महसूस करने से एक चीज़ और निकल के आएगी, फिर इनकी खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी, क्रियाशीलता इनमें अधिक होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो देखने को मिलेंगी। और जो बालकों की मांसपेशियाँ होती हैं बालकों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये पॉइंट तो हमने हर जगह पढ़ा है। लड़कियों की मांसपेशियां लड़कों से थोड़ी कमजोर होती हैं, इसलिए लड़कियों को भी जूडो कराटे ये सब सिखाने चाहिए जो उनकी भी मांसपेशियां मजबूत रहें। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करानी चाहिए। ओके, तो आगे हम बात करते हैं मतलब फिजिकल मांसपेशियों का जो डेवलपमेंट होता है यहाँ अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उतना तीव्र नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया ना इस अवस्था में थोड़ा विकास स्लो होता है। उतना नहीं होगा जो शैशव अवस्था में होगा या फिर बात करेंगे चाइल्डहुड में होगा। ठीक है, बात करेंगे रक्त प्रसंचरण तंत्र के विकास की। ठीक है, 9 नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे रक्त प्रसंचरण तंत्र के विकास की तो 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय का विकास तीव्र गति से होता है। 6 वर्ष में हृदय का भार जन्म के भार से 4 से 4.5 गुना तक बढ़ जाता है। कितना बताया मैंने? 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय का विकास तीव्र गति से होता है और 6 वर्ष में हृदय का भार जन्म के भार से 4.5 गुना तक बढ़ जाता है। हृदय के विकास के साथ साथ रक्त वाहिनियों का विकास भी इसी अनुपात में होता है। रक्त वाहिनियों के विकास
से नाड़ी की गति, रक्तचाप और शरीर के तापमान में कुछ अंतर आ जाता है। मतलब यहाँ पर जब ये सारे डेवलपमेंट सही से होने लगते हैं, हृदय का भी विकास हो जाता है, तेज गति से सब कुछ हो जाता है, तो टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि बचपन अवस्था में ये गति बहुत तेज होती है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, नाड़ी की गति की बात करेंगे, पल्स रेट की, इनको याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जन्म के समय आप जानते हैं 130 से 140 प्रति मिनट होती है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। 3 वर्ष में ये 90 से 95 प्रति मिनट हो जाती है, और 3 वर्ष में कितना होता है, 90 से 95 प्रति मिनट हो जाता है। 8 से 9 वर्ष में अगर हम बात करें तो 80 प्रति मिनट ये हो जाता है, और वयस्कों में अगर हम बात करें तो 72 प्रति मिनट होती है। तो इनको तो एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है। जन्म के समय 130 से 140 प्रति मिनट होती है पल्स रेट। ठीक है, बच्चों में, और 3 वर्ष में 90 से 95 प्रति मिनट, और 8 से 9 वर्ष में 80 प्रति मिनट, और वयस्कों में हम लोगों में 72 प्रति मिनट होती है। और यहाँ से प्रश्न बनता है, दोनों में प्रश्न ये बनता है। आगे बात करेंगे हम अस्थियों की। 2 वर्ष की आयु तक कलाई की अस्थियों की संख्या केवल 2 या 3 होती हैं, जबकि 6 वर्ष की आयु तक ये संख्या बढ़कर 6 से 8 तक हो जाती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, जो 2 वर्ष तक की कलाई, एक चीज़ बताएं, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्लियर रखना। 2 वर्ष की आयु तक कलाई की अस्थियों की जो संख्या होती है केवल 2 या 3 होती हैं, जबकि 6 वर्ष की आयु तक ये संख्या बढ़कर 6 से 7 तक हो जाती है। मतलब आप कहोगे कि हड्डियाँ क्यों बढ़ रही हैं? हड्डियाँ बढ़ती हैं उंगलियों में, मतलब डिवाइड होती हैं। हर शरीर में हड्डियों का यही मतलब रहता है। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि 206, एक ये लाइन पढ़िए, देखिए, अस्थियाँ जन्म के समय 270 होती हैं। ठीक है ना, अस्थियाँ जन्म के समय 270 होती हैं, और विकास पूर्णतः आने पर क्या होता है, 350 हो जाती है। मतलब 270 से 350 बढ़ के हो जा रही हैं हड्डियाँ। ठीक है, लेकिन वयस्कों में 206 ही रह जाती हैं। तो जब विकास होता है तो हड्डियों में भी टूट फूट होती है, ऐसे समझ सकते हो। क्योंकि 270 से 350 क्यों हुई, पहले मुझे लगा ये बुक में गलत लिखा हुआ है, फिर मैंने गूगल सर्च किया कि मैंने मतलब यही डाला कि 2 से 5 वर्ष या फिर बाल्यावस्था में हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आई, तो मैं समझ गई कि ये कुछ विकास का अंदर प्रोसेस होता है। क्योंकि हम लोगों को साइंस इतनी डीपली कभी पढ़ाई नहीं जाती है, तो हम नहीं इतना समझ पाते हैं डीपली, लेकिन जब पढ़ते हैं तो सब समझ में आने लगता है। तो उस चीज़ को बस सर्च करने की आदत आपके अंदर डालनी होगी, आपको भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अस्थियाँ जो होती हैं जन्म के समय 270 होती हैं, और विकास होने पर 350 हो जाती हैं, और बाद में ये सब विकसित हो जाती हैं। जब कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में विकसित हो जाती हैं हड्डियाँ, तब 206 रह जाती हैं वयस्कों में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, पहले 2-3 होती हैं, 6 वर्ष की आयु तक ये 6-7 हो जाती हैं। इसीलिए हो जाती है क्योंकि उनका विकास चलता रहता है। जन्म के समय शिशु की खोपड़ी के ऊपर की अस्थियाँ आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन 2 वर्ष की अवस्था तक ये भी बढ़कर आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम, तो कहाँ पर थे हम लोग, क्योंकि मैं चली गई थी, अभी पीहू रोने लगी थी थोड़ा, तो ये पढ़ लिया था ना हम लोगों ने। ओके, लाइव क्लास का ये फ़ायदा है, पता चल जाता। हाँ, यहाँ तक बात हो गई थी। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक अस्थियों में कड़ापन आने लगता है, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट के जो लवण होते हैं वो एकत्रित होने लगते हैं। कैल्शियम तथा फॉस्फोरस और विटामिन डी का समावेश अगर सही हो आहार में, ठीक है, तो अस्थियाँ जो है क्या है, दृढ़ता से, अस्थियों में जो होती है दृढ़ता आ जाती है। दृढ़ता मतलब मजबूत हो जाती है, मतलब जल्दी हो जाती है। ओके, कब, जब कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन डी सही अनुपात में लिया जाए, तो क्योंकि हड्डियों के लिए कैल्शियम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई थी। अब हम उत्तर बाल्यावस्था कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी जी कुछ मूड में नहीं लग रही हैं, और मैं भी बहुत थकान सी हो रही है, क्योंकि काम करते करते अब आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। काम करते करते, और पढ़ाई भी है, बर्डन तो है ही भाई, पेपर ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत थकान हो जाती है। शुरुआत में मैंने जब क्लास की शुरू की तो उस समय मेरा बोलने का मन भी नहीं कर रहा था, और अभी भी है, थोड़ा ही लग रहा है कि नहीं बोलूँ, लेकिन क्लास में ना बोले रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ओके, तो उत्तर बाल्यावस्था में अब हम पढ़ते हैं। हमने बाल्यावस्था कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की। हमने बताया था 2 से 12 वर्ष तक का होता है बाल्यावस्था, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था हमने 2 से 5 वर्ष पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 6 से 12 वर्ष की अवस्था को, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड की बात करेंगे। 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख शारीरिक परिवर्तन जो है उनकी हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले लंबाई की बात करेंगे, ठीक है।
लंबाई की समय तो आपको पता ही चलेगा होगा 6 से 12 वर्ष। ठीक है, लंबाई की अगर हम बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था की जो शारीरिक विकास क्रम में बालक की जो लंबाई होती है वो 6 से 8 वर्ष की आयु में 45 से 55 इंच तक होती है। 6 से 8 वर्ष में कितनी होगी? 45 से 55 इंच तक होगी। और 12 वर्ष की आयु पूरी होने तक ये बढ़कर 60 से 65 इंच तक हो जाएगी। ठीक है, इस आयु में बालिकाएं बालकों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती हैं, क्योंकि इससे पहले वाली एज में हमने क्या बताया था, बालक जो थे, बालक मतलब जो लड़के थे वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बालिकाएं बालक की तुलना में तीव्र गति से विकास करेंगी। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। बात करेंगे भार की। बालिकाएं भार में भी बालकों से अधिक रहती हैं। अभी हम बाल्यावस्था के विषय में भी किशोरावस्था की तरह डीपली पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है खिलौने की आयु कौन सी होती है, गैंग अवस्था किसे कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट बाल्यावस्था से ही जुड़े हुए हैं। इनको सबको हम अलग जब वीडियो बाल्यावस्था वाली बनाएंगे तो वहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसीलिए इसमें सिर्फ हमने मेन चीज़ें जो हम पूछी गई इसमें वही बताई हैं, और इसीलिए इसी को पढ़ते समय मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर हमें शारीरिक विकास तो हमें वहाँ पर भी पढ़ना है ना, जब हम बाल्यावस्था को पढ़ेंगे, किशोरावस्था को पढ़ेंगे, तो मैंने अब इसको तो टाइप कर लिया, फिर हमने किशोरावस्था को सोचा उसी में पढ़ाएंगे सीधे। ठीक है, तो भार की बात करें अगर हम बाल्यावस्था की, कौन से वाले? उत्तर बाल्यावस्था की, तो बालिकाएं भार में बालकों से अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालिकाओं का विकास तेजी से होगा। 11-12 वर्ष की बालिका का भार 88 से 100 पाउंड होता है। ठीक है, 11-12 है यहाँ पे। ठीक है, 11-12 वर्ष की जो बालिका है, लड़की होगी, उसका 88 से 100 पाउंड तक जो होता है वजन होता है भार, जबकि बालकों का 85 से 96 पाउंड तक होता है। जो बालक होते हैं मतलब लड़के होते हैं उनका कम होगा, क्योंकि लड़कियों का विकास तेज होता है, तो लड़कों का कम होगा, तो 85 से 96 पाउंड ही होता है। आगे बात करेंगे अगर शारीरिक गठन की, तो शारीरिक गठन की अगर हम बात करें तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी इनमें पूर्णता दृढ़ता आ जाती है। पूर्णता जो इस समय का जो विकास होता है वो प्रॉपर हो चुका होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे अंगों में अनुपात। अंगों का जो अनुपात होता है, अगर इसकी बात करें तो शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी अंग अनुपात में आ जाते हैं। मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, मतलब अस्थियां मजबूत हो जाती हैं। हाथ पैरों का पूर्ण विकास और धड़ भी पूरा अनुपात में जैसे होना चाहिए एक बच्चे का, वैसा हो जाता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि चेहरा कमज़ोर दिख रहा है, दांत नहीं है मुँह में, चेहरा भी विकसित हो जाएगा क्योंकि पूरे दाँत निकले आएंगे। ठीक है ना, और बल्कि 6 साल की एज में क्या होता है, दाँत टूटते हैं। 6 साल की एज में दांत टूटना स्टार्ट होते हैं। कौन से वाले? जो आपके दूध के दांत होते हैं, जो क्षीर दंत कहते हैं, जिन्हें हम अस्थायी दांत कहते हैं, या फिर जो 20 दांत होते हैं अस्थायी, वो वाले दांत सबसे पहले 6 साल में ही आपका एक दांत टूटता है, फिर धीरे धीरे सारे दांत टूटते हैं और निकलने लगते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे, अच्छा दांत के विषय में मैंने लिखा है, दांत की बात कर लेते हैं। 6 वर्ष में एक स्थायी दांत निकलता है, और 8 से 10 वर्ष में, या 10 से 16 की बात, मतलब 10 वर्ष में 10 से 16 स्थायी दांत निकलते हैं। ठीक है, 10 वर्ष में कितने निकलना है? 10 से 16 स्थायी दांत निकल आते हैं। 12 वर्ष का जैसे ही बच्चा पूर्ण होगा तब तक 24 से 26 तक दांत इनके निकल आते हैं। अब आप कहो कि दांत तो 32 होते हैं, तो पूर्ण कैसे हो गए? लेकिन जो आपके कुछ खास दांत होते हैं, कुछ जो दाढ़े बाड़े हैं, वो निकलती रहती हैं बाद तक। ठीक है, तो दाढ़ एकदम नहीं निकल जाती हैं, वो निकलती रहती है, बकाया मेन दांत सब निकल आते हैं। अतः इस अवस्था में लगभग सभी स्थायी दांत जो होते हैं वो आपके निकल आते हैं। हृदय और फेफड़ों की अगर हम बात करें, हृदय और फेफड़े की, तो 6 वर्ष में हृदय का भार जन्म की तुलना में हृदय भार कितना होता है? 5 गुना हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 6 वर्ष में हृदय, क्यों मस्तिष्क का पूछा जा चुका है तो हो सकता है थोड़ा घुमाने के लिए हृदय वगैरह के विषय में पूछ लें। तो 6 वर्ष में हृदय का भार जन्म की तुलना में कितना हो जाएगा? हृदय का भार 5 गुना बढ़ जाएगा, जन्म हुआ था उससे 5 गुना। हृदय का भार 12 वर्ष में 7 गुना, तथा फेफड़ों का विकास भी 12 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, 12 वर्ष में कितना हो जाता है? 7 गुना हो जाता है, और हमने बताया 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 6 वर्ष में ये 5 गुना हो जाता है। ठीक है, जिससे इनकी कार्यक्षमता निर्धारित हो जाती है, मतलब जो कार्य होते हैं, ब्लड सर्कुलेट करना, ठीक है ना, तो वो सारे काम जो होता है हार्ट अच्छे से करने लगता है। ओके, वैज्ञानिकों के अनुसार, क्यों, अच्छा एक चीज़ और है, काम तो पहले भी कर रहा था, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बावजूद भी तो हार्ट वगैरह ने काम शुरू कर दिया था, नहीं तो इतने साल जीवित कैसे था भाई? हम तो बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, अब तो 12 साल का होने जा रहा है बच्चा। लेकिन उस समय क्या था, पतली थी, जो इसकी आर्टरीज वगैरह थी वो पतली थी, कम मजबूत थी। ठीक है ना, वो धीरे धीरे सब मजबूत हो जाती हैं, ये कहने का मतलब है। वैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का बड़ा महत्व है, क्योंकि बाल्यावस्था का शारीरिक विकास प्रौढ़ावस्था का आधार है। ठीक है, विकास ही प्रौढ़ावस्था का आधार है, यहाँ पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर
कोई भी, अच्छा बात बाल्यावस्था की नहीं, अगर नवजात अवस्था में भी कोई विकास रह गया तो वो भी तो फिर आगे, नवजात अवस्था के विकास अपने होते हैं, गर्भावस्था के अपने होते हैं, बाल्यावस्था के अपने होते हैं, किशोरावस्था में अपने विकास होते हैं। तो हर एक एज का अपना महत्व है, और अगर एक भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है तो आगे चल के प्रौढ़ जीवन में समस्या आएंगी। प्रौढ़ जीवन में समस्या विशेष तौर पे क्यों आती? क्योंकि वहाँ पर बच्चा, वो आदमी क्या होता है, समाज का सदस्य बन जाता है, उसे शादी करनी होते हैं, उसे विवाह करके परिवार बनाना होता है, फिर बच्चे करने होते हैं। लेकिन पहले से कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो शादी भी हो, पहली बात तो दिक्कत होगी, शादी हो गई तो बच्चों में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी बहुत सारी समस्या होती है, इसलिए वो प्रौढ़ावस्था का आधार मतलब माना जाता है। अगर बच्चा सही है तो प्रौढ़ भी वो आने वाले समय में अच्छा होगा। ठीक है। कॉल और मॉर्गन के अनुसार यदि कोई बालक अपनी संरचना, भार, मांसपेशियां, यौनांगों मतलब यौन जो अंग होते हैं, मस्तिष्क तथा आंतरिक अंगों आदि में अपनी आवश्यकता अनुसार अगर नहीं बढ़ता है तो वह कभी भी प्रौढ़ नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी आपके चाहे जनन अंग होते हैं, जो आपके यौन अंग हो गए हैं, मांसपेशियों से अगर आप कमज़ोर हो तो ये सारी चीज़ें आपको कब प्रभावित करेंगी? जब आप परिवार के एक ऐसे सदस्य बन जाओगे, जब आपकी सिर पर जिम्मेदारियां होंगी। भाई बचपन तो कट जाएगा माँ बाप के सहारे, लेकिन जब प्रौढ़ बनोगे तो उस समय आपका शादी विवाह, आपका परिवार होगा। समस्या उस समय परेशान करेंगी, क्योंकि माँ बाप भी कब तक आपको पालेंगे, कब तक आपका ख्याल रखेंगे। एक समय में हर व्यक्ति को अपना ख्याल खुद रखना होता है, अपना परिवार पालना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर पहले ही समस्याएं रहेंगी तो वो व्यक्ति प्रौढ़ नहीं बन पाएगा, और इस समय बहुत ज़्यादा विपरीत कंडीशन देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की। तो शारीरिक विकास को आप जानते हो, सब बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम प्रभावित करेगा। सबसे पहले वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है हम सभी जानते हैं। हमारा जो आकार है, रूप है, रंग है, सब कुछ तो हम वंशानुक्रम से लेते हैं। हमारे आदत, गुण, विचार भी हमारे वंशानुक्रम से आ जाते हैं। बहुत सारे विचार हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है ना। तो शरीर की आकृति हो गई, शारीरिक कोई दोष है, अगर हमारे वंशानुक्रम में हमसे पहले किसी में आँखों की अंधता है तो वो हमारे जीन में भी आ सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वंशानुक्रम होता है वो भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। अगर पहले ही हमारे पेरेंट्स वगैरह में कोई दिक्कत है तो वो हमें भी हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ ना हमारा विकास। आहार की बात करें, आहार भी मेन रोल अदा करता है। अगर सही न्यूट्रिशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुपोषण आ जाएगा तो सभी चीज़ों की, न्यूट्रिशन की जो कमी है, मान लो विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी होना। ठीक है। और लंबे समय तक आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर तो क्या होता है, ये रतौंधी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि फिर कभी नहीं दिखता जीवन में। ऐसी कंडीशन है, इसे आप सुधार भी सकते हो, लेकिन अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया, सही समय पर विटामिन ए अच्छे से नहीं लिया तो फिर ये जीवन पर्यंत के लिए समस्या बन जाती है। ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास का, हमारे आसपास की जो जलवायु है, रहने का स्थान है, धूप है, हवा है, पानी है, प्रकाश है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी हमारे शरीर को, हमारे रंग रूप को प्रभावित करती हैं। ठीक है। अंतःस्त्रावी, जैसे आप देखते हो वेस्ट इंडीज़ के लोग हो गए, ये लोग कैसे होते हैं, अफ्रीका वगैरह के काले लोग होते हैं, क्यों होते हैं, रूस के लोग इतने लंबे क्यों होते हैं, ये सब क्या है, भौतिक वातावरण का असर है। ठीक है। अंतःस्त्रावी अगर ग्रंथियों की बात करें तो आप सभी अच्छे से जानते हो, पैराथायरॉयड ग्रंथि के विषय में सुना ही होगा। जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होता है वो क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ये क्या होता है, कहाँ से निकलता है, पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो आपका कौन सा निकलता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, सॉरी पैराथायरॉक्सिन नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और दूसरा कौन सा निकलता है, कैल्सीटोनिन निकलता है। कैल्सीटोनिन तब एक्टिव होता है जब हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कैल्सीटोनिन एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो कैल्शियम जमने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका शरीर जो है झुक नहीं पाएगा। और अगर हम बात करेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो तब एक्टिव होता है, जिससे हमारे शरीर में जो पूर्ति होती रहती है, मतलब कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता। अब ये है कि आप कतई कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो अब तो प्रभावित होगा, नहीं तो ये क्या करती है, ये जो हार्मोन होता है उसे कंट्रोल रखने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो ये सारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ भी जानते हो आप, प्रभावित करती हैं। अगर आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप जानते हो ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है, मतलब बौनापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। बहुत सारे रोग होते हैं जिसको आप अभी अपने जो यहाँ पर आहार में बात की इस तरीके से समझ सकते हो, या कोई संक्रामक रोग होते हैं जो जैसे बचपन में ही BCG का टीका नहीं लग पाया किसी कारण से, तो TB हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लिंग भेद भी प्रभावित करता है। बहुत सारी जगह आप देखते हो लिंग भेद बहुत होता है, जैसे कि लड़की को कुछ भी नहीं और लड़के को दूध देना ज़रूरी है, तो ये भी चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारे विकास को। ठीक है ना। बुद्धि भी प्रभावित करती है। बुद्धि से कमज़ोर है बच्चा तो सारे विकास नहीं हो पाएंगे, वो शांत रहेगा,
या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप का होगा तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल जो संवेगात्मक विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बुद्धि के बिना तो सब कुछ बेकार है, ठीक है ना, तो ये भी विकास को प्रभावित करेगा। बकाया शारीरिक विकृतियाँ हो गई, कोई दुर्घटनाएं हो गई, बालक की संवेदनशीलता हो गई, या फिर पारिवारिक वातावरण है कलहपूर्ण है तो विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर सब हंसी खुशी रहते हैं तो विकास अच्छे से होगा। सामाजिक और आर्थिक स्तर भी आपके विकास को प्रभावित करता है कि अगर जो मेन आवश्यकता है हमारे बच्चों की वो भी पूरी नहीं होगी तो विकास जो है प्रभावित होगा ही होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं। हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़ भी लेंगे, हालांकि इसके बीच में भी मैटर मिल रहा है, लेकिन इतना लेंथी मैटर है जो आपको ऐसे ही मैं समझा दूँ तो ज़्यादा सही, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही ऊपरी तौर पर पूछा जाता है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, तो इन्हें याद कर लो कौन कौन से, इन्हीं में से 2-4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, ठीक है, बस आपको पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा डीपली पूछना नहीं जाता इसमें से, इसलिए हमने आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं पीछे, ग्रंथियाँ वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं, आहार भी हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, वंशानुक्रम भी हम पढ़ ही चुके हैं, जीन्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहते। और इतने में ही वीडियो करीब 1 घंटे के करीब पहुंच गई, मतलब हम ये नहीं कह रहे 1 घंटा हो गया, लेकिन 40 मिनट के करीब हो गई, वीडियो ऊपर ही है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, क्लास जैसी भी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।